गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लास्ट लेसन में चर्चा कर रहे थे कि मापन के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमने यहाँ पर मापन में जो मात्रक है उसके लिए एसआई पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल के बारे में बात की थी। उसमें 7 मूल मात्रक हैं, बाकी के मात्रकों को उससे व्युत्पन्न किया जाता है ना। अब है क्या है इसमें मात्रकों में कि अपने जैसे प्रत्येक कंट्री के अंदर समानता लाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मापतोल विभाग जो होता है वो बना होता है। जैसे हमारे यहाँ भी है नेशनल जो है नेशनल लेवल पे एजेंसी बनी हुई है जो मापतोल विभाग की तरह काम करती है ना। तो ये क्या करती है कि इंटरनेशनल लेवल में मात्रक कैसे चल रहे हैं, कैसे मापा जा रहा है, तो उस तरह की प्रणाली में हम मापन करते हैं। फिर वही हमारे पूरे देश के अंदर कंट्रोल करती है। यही कारण है कि जैसे अब हम 1 किलोग्राम कोई चीज़ लेने यहाँ जाएं, चाहे किसी अदर कंट्री में जाएं, आपको मिलने वाला जो द्रव्यमान होगा, पदार्थ की मात्रा होगी, वो क्या होगी, समान होगी। अलग अलग कंट्रियों के अंदर मापन के लिए एक समान एसआई यूनिट के मात्रक से आ गए हैं आजकल, है ना, यूनिट्स वही आ गई हैं। तो इस तरह की बात है। अब हम बात करते हैं यहाँ द्रव्यमान व भार की। सामान्य रूप से हम करते क्या हैं कि द्रव्यमान और भार को लगभग समानार्थी समझ लेते हैं, एक जैसा समझ लेते हैं। कहीं द्रव्यमान की जगह भार बोल देते हैं, भार की जगह द्रव्यमान बोल देते हैं। तो इनको स्पष्ट करें कि क्या दोनों चीज़ें एक हैं या अलग अलग हैं। तो सबसे पहली बात करें कि जो द्रव्यमान और भार है वो एक नहीं है, दोनों अलग अलग है ना। इसको हम इंग्लिश में मास कहेंगे और इसको हम वेट कहेंगे, ठीक है। ये दोनों के अंदर क्या है, अंतर है। द्रव्यमान जो है वास्तव में पदार्थ की वास्तविक मात्रा को बताता है, यानी कि द्रव्य की मात्रा को बताता है। कौन? द्रव्यमान, ठीक है। और जो भार होता है वो किसी भी द्रव्य जो है उस पर लगने वाले गुरुत्व बल को बताता है। गुरुत्व बल को बताता है। ये इन दोनों के अंदर अंतर है। जैसे हम द्रव्यमान को स्मॉल m से व्यक्त कर देते हैं, मान लो, है ना, तो जो भार होगा उसको W से व्यक्त करेंगे और W इज इक्वल टू होगा mg, ठीक है। ये आपका वेट होगा। तो वेट जो क्या होगा, मास मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटेशन फोर्स जो लगा हुआ है वो। अब क्या होता है, जैसे हमारे पृथ्वी का ग्रेविटेशन और चंद्रमा के ग्रेविटेशन में अंतर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हम कोई पदार्थ यहाँ से लेंगे 1 किलोग्राम, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पृथ्वी पर और चंद्रमा पर उसका जो भार हमको अनुभव होगा, जो W होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि चंद्रमा पर जो G का मान होता है वो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, 1/6 होता है। तो 1/6 महसूस होगा, है ना। तो ये चीज़ होती है मास और वेट में डिफरेंस, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि हमारे अंदर जैसे यहाँ पर हम 10 किलो वजन उठाने की क्षमता रखते हैं, मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर 10 किलो वजन उठाने की क्षमता है, तो उस कंडीशन में यदि हम चंद्रमा पर जाएंगे तो उस कंडीशन में हम वहाँ पर क्या करेंगे, 60 किलो जो मास होगा उस मास को, द्रव्यमान को हम उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ग्रेविटेशन 1/6 होने की वजह से वहाँ पर हमारी जो कैपेसिटी है वो तो वही है, तो हम 6 टाइम उसको जो है वहाँ पर उठा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये द्रव्यमान और भार में अंतर है। अब देखिए द्रव्यमान क्या है, पदार्थ की मात्रा को बताता है। अब हम क्या करते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है उसके द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तुला का उपयोग करते हैं, ठीक है, बैलेंस का। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गई है, आप जानते हैं, मार्केट में भी उपयोग होती है तुला, ठीक है। लेकिन जो रसायन के अंदर जो तुला हम काम में ले रहे हैं वो वैश्लेषिक तुला होती है, एनालिटिकल, ठीक है, जो विश्लेषण में काम आती है, एनालिसिस में काम आती है, तो वो तुला यहाँ पर होती है। हालांकि आजकल इस तुला की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक तुला को ही काम में लेने लगे। तुला को इंग्लिश में बैलेंस बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को हम काम में लेने लगे
तो ये बैलेंस किस तरह की होती है इसको हम बुक में देख सकते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है हमारी बैलेंस है ना, एनालिटिकल बैलेंस जिसे हम कहते हैं, बेसिक वो जो है वो है ये, है ना बैलेंस। इस बैलेंस के अंदर देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर, जैसे ये पेन है, दंड है, इसमें ये राइडर है, ये राइडर वाहक गुंडी है ना, और ये पेन निर्मुक्त है, ये संतुलन पंच है, दंड निर्मुक्त है, संकेतन और स्केल है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इससे स्टैंडर्डाइज किया जाता है इन पेचों की सहायता से, ठीक है ना, और फिर स्टैंडर्डाइज करने के बाद में जब ये बिल्कुल एकदम इसके अंदर जीरो पे निडल पे आ जाती है यहाँ पर दंड आपका, तो उस कंडीशन में अच्छा ये नहीं आती है तो इसके लिए क्या है, इसमें राइडर्स होते हैं जो इन राइडर्स को यहाँ पर लगा करके और इसको बैलेंस में लाया जाता है। फिर उसके बाद जिसका भी हमको वेट करना होता है उसमें रखते हैं, एक कांच का बना हुआ होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें बाहर से एयर वगैरह का किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है। ऐसा इसके अंदर अभी हम तुला के बारे में बात कर रहे थे, आपको चित्र दिखाया था, उसके अंदर देखा आपने किस तरह से उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। हालांकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, उसमें इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा जिसका भी आपको मास ज्ञात करना है तो अपन क्या करते हैं, एक प्याली होती है उसका वेट ले लेते हैं पहले, या फिर उसको रख करके उसका वेट जीरो भी कर देते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद जितना पदार्थ चाहिए उतना पदार्थ रख दें, डिजिटल रूप में हमको वो दिखाता रहता है। जैसे आजकल मार्केट में आप सामान लेने जाते हैं तो कोई भी तराजू को काम में नहीं ले, सब जगह जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखी हुई है, आपने देखी होगी कई जगह, तो वहाँ वो थोड़ा मापन के लिए हम लेबोरेटरी में जब यूज़ करते हैं तो और सूक्ष्म मापन किया जा सकता है ना। आप जानते हैं कि जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम के अंदर लेते हैं हम, ठीक है। 1 किलोग्राम जो होता है ये इक्वल होता है 1000 ग्राम के, ठीक है, और 1 ग्राम जो होता है आपका इक्वल होता है 1000 मिलीग्राम के, ठीक है, मिलीग्राम। हाँ, तो इस तरह से यदि हमको कोई छोटा मापन करना है तो इस तरह से करेंगे, बड़ा मापन करना है तो किलोग्राम से करेंगे। 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल भी, मीट्रिक जो है क्विंटल भी बोलते हैं, और 1000 जो किलोग्राम होता है उसको 1 मीट्रिक टन भी हम इसको बोलते हैं। 1000 किलोग्राम जो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 टन, वह 1 मीट्रिक टन बोलेंगे, है ना, टन। तो इस तरह के मापन होते हैं, हमको इतना बड़ा मापन की आवश्यकता नहीं है, हमको मोस्टली रिक्वायर्ड जो होती है वो इस तरह के मापन हम करते हैं, छोटे मापनों को यहाँ पर हम देखते हैं। द्रव्यमान भार के बाद दूसरी चीज़ आती है हमारे पास आयतन। आयतन आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ के द्वारा घेरा गया जो ऑक्यूपाई किया गया जो स्थान होता है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। आयतन को हम यदि एसआई यूनिट के अंदर देखें तो एसआई यूनिट में हम इसको, आप जानते हो कि लेंथ को किस में लेंगे, हम मीटर में लेंगे, और जब मीटर में लेंगे तो उस कंडीशन में इसको किस में लेंगे, आयतन को मीटर क्यूब में लेंगे। लेकिन मीटर क्यूब जो होता है आयतन का बहुत बड़ा जो है मात्रक है, तो उस कंडीशन में हम इसको डेसीमीटर क्यूब भी ले लेते हैं, और भी छोटा करते हैं तो सेमी क्यूब भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वैसे तो एसआई यूनिट में इसका मात्रक हुआ मीटर क्यूब, बट इसके ये मात्रक बहुत बड़ा मात्रक है, तो हम उस कंडीशन में यहाँ पर इसको लेंगे तो ये इस तरह से सेमी क्यूब या डेसीमीटर क्यूब ले सकते हैं। सेमी सेंटीमीटर है, ये डेसीमीटर है, क्यूब है ना। यहाँ पर यदि हमारे पास आयतन किसी लिक्विड का लेना है तो हम ml को भी प्रयुक्त करते हैं, मिलीलीटर और लीटर, है ना। तो ये जो डेसीमीटर होता है ना, ये डेसीमीटर इक्वल होता है 1 लीटर। ये जो डेसी आपका मीटर है, घन डेसीमीटर, 1 जैसे 1 घन डेसीमीटर बराबर होगा 1 लीटर के, ये आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, है ना। इसी तरह 1 सेमी क्यूब इक्वल होगा आपके 1 ml के, ठीक है। और ये मीटर क्यूब जो होगा वो इक्वल होगा 1000 लीटर के। तो अब आप समझ सकते हैं मीटर क्यूब कितना बड़ा मात्रक है यहाँ पर आयतन के लिए, है ना। यहाँ पर अब ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मीटर क्यूब जो होता है, 1 मीटर क्यूब जो होगा उसके अंदर डेसीमीटर कितने होंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 1000 होंगे, ठीक है, 1000 होंगे।
हम कहेंगे जैसे डेसीमीटर होगा तो 1 डेसीमीटर के अंदर कितने सेमी क्यूब होंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1000 होंगे, है ना। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर हम इसके अंदर जानते हैं, है ना। तो आयतन को इसमें हम SI यूनिट में मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। और जब हमारे पास जो है क्या कहते हैं लिक्विड होता है, कोई तरल होता है, तो उस स्थिति में हम उसको किस में व्यक्त करेंगे, लीटर में या मिलीलीटर में व्यक्त करेंगे। फिर आता है हमारे पास घनत्व, डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं। घनत्व क्या होता है बेटा, आप जानते हैं, घनत्व होता है आपका किसी पदार्थ का जो इकाई आयतन है उसका द्रव्यमान, ठीक है। इकाई आयतन का क्या है, द्रव्यमान, वो क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा, ये आप जानते हैं। द्रव्यमान की जैसे हम यहाँ पर SI यूनिट्स को देखें तो क्या होगा, आपका किलोग्राम होगा। और आयतन की हम SI यूनिट्स को देखें तो क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। तो इसका जो यूनिट है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गई, या किलोग्राम मीटर क्यूब जो है इन्वर्स कर दो उसको, ये हो जाएगी। लेकिन ये मात्रक में क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, हमको थोड़ी मात्रा में कहीं घनत्व का मापन करना है, तो उस स्थिति में हम यहाँ किलोग्राम की जगह तो क्या ले लेंगे, ग्राम ले लेंगे। और इधर आपके जो है मीटर क्यूब जो है इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, सेमी क्यूब ले लेंगे। तो इसको हम ग्राम पर सेमी क्यूब या ग्राम सेमी इन्वर्स क्यूब भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, घनत्व के मात्रक हो जाएंगे। अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो आती है ताप, ठीक है, टेम्परेचर। ताप की बात करते हैं हम। ताप के हमारे पास 3 मात्रक होते हैं, देखो, ठीक है। एक तो होता है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस भी बोलते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक आपका होता है केल्विन। केल्विन में किसी प्रकार का डिग्री नहीं लगता है, इसको के से व्यक्त करते हैं। तो SI जो यूनिट होती है वो तो यही वाली होती है, केल्विन। केल्विन कैसी यूनिट होती है इसकी, SI यूनिट होती है ना। तो इसके अंदर अब देखो क्या इनमें कैसे कंपैरिजन होता है उसको देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम ताप के 3 मापक्रम देख रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन की हम बात कर रहे हैं। SI यूनिट के अंदर जो मापक्रम होता है वो कौन सा होता है, आपका केल्विन होता है ना। अब इनके बीच में हमारे पास आप जानते हो कि इसको आइडियल हम जैसे देखें कुछ मानों को, तो जल जो होता है उसका हिमांक यानी जमाव बिंदु जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में ज्ञात करें तो ये कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और यदि हम इसको केल्विन में ज्ञात करें तो ये कितना होगा, 273.15 केल्विन होगा, है ना। इसी तरह हम रसायन के अंदर कमरे के ताप की रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि हम इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो ये 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में देखेंगे तो ये 298 केल्विन होता है। इसी तरह से मानव शरीर का जो ताप होता है यदि हम डिग्री सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री होता है, यदि डिग्री फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में देखेंगे 310 जो है केल्विन होता है। इसी तरह जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में जो होगा ये कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और केल्विन में ये जो होगा ये 373 केल्विन होगा, ठीक है ना। इनमें से होता क्या है कि जो डिग्री है ये डिग्री आपका मान माइनस में भी हो सकता है, -5 डिग्री, -4 डिग्री। इसी तरह ये फ़ारेनहाइट भी आपका इस तरह से माइनस में, लेकिन केल्विन का जो मान होता है ये केल्विन टेम्परेचर ये कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा किस में होगा, प्लस में होगा, ये माइनस में मान नहीं होता। 0 केल्विन जो होता है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्विवेलेंट होगा। इनको कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमको डिग्री से हमको फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है
तो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना डिग्री सेंटीग्रेड है उसको 9/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस 32 उसमें प्लस करना है। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फ़ारेनहाइट बन जाएगा। इसी तरह हमको डिग्री को यदि केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री के अंदर 273.15 को जोड़ देना है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा, है ना। और यदि हमारे पास केल्विन है और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड बनाना है हमको, तो केल्विन में से 273.15 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है माइनस करेंगे तो उस कंडीशन में केल्विन से हमको डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम हमको प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो ये हमारे काम आने वाले रसायन में इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जिनमें एक तो द्रव्यमान थी, दूसरा हमारा आयतन था, तीसरा हमारा घनत्व था और चौथा हमारा ये ताप है ना। तो ताप की कौन कौन सी यूनिट्स हम यहाँ पर काम में लेते हैं, किस तरह से इनको कन्वर्टेड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही। देखिए हम बात करते हैं वैज्ञानिक संकेतन की, है ना। वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है, देखो जब रसायन में गणनाएं की जाती है तो आप जानते हैं कि अणु, परमाणु, आयन जो होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स है कि सरलता से किसी उपकरण के द्वारा देखे नहीं जा सकते। तो किसी पदार्थ में इनकी जो संख्या होती है अत्यधिक संख्या होती है, और जो अत्यधिक संख्या होती है तो उस स्थिति में उनको लिखते समय बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना होता है, जो वो बड़ा कठिन कार्य है। जैसे हम बात करें कि 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अंदर H2 अणु होंगे। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में H2 अणुओं की संख्या कितनी होगी, है ना। तो वो होगी 6662 000 ये इतनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है। यानी 2 ग्राम जब हाइड्रोजन होगा तो उसमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कितनी होगी, इतनी होगी। अब इस संख्या को, इतनी बड़ी संख्या को कहाँ तक हम गिने, गिनना बड़ा कठिन काम है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं, ठीक है। और जब वैज्ञानिक संकेतन हम यहाँ देंगे तो कैसे देंगे, इसके अंदर कोई भी जो संख्या होगी उसको n इंटू 10⁻n के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ जो ये n है, ठीक है, ये n जो होता है ये 1 से तो बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये 10 से छोटा होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 1.1 से 9.99 तक होगी, ये वैल्यू होगी इसकी, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर n के रूप में लिखेंगे, बाकी का जितना भी होगा उसको हम किसके रूप में लिखेंगे, 10⁻⁴ के रूप में लिखेंगे। जैसे अभी यहाँ पर दशमलव यहाँ पर है, इसमें 20 जीरो है, ठीक है। अब जब n की फॉर्म में इसको हम लाएंगे तो ये डेसिमल हमको यहाँ लाना होगा, और जब डेसिमल यहाँ लाएंगे तो 20 तो 0 3 पॉइंट, ये तो कितना हो गया 23। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो वैल्यू होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 6.622 इंटू 10⁻23। अब यही वाली जो संख्या है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब इस फॉर्म में आपने लिख दिया, ये वाली फॉर्म में जब आपने लिख दिया इसको, किसी भी संख्या को, तो उस कंडीशन में ये जो संख्या होगी हमारी वो क्या कहलाएगी, वैज्ञानिक संकेतन कहलाएगी। कि वैज्ञानिक संकेतन में हमने इसको डिनोट कर दिया है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इसमें हमको डेसिमल को डिस्प्लेस करना होता है, विस्थापित करना होता है, ठीक है। अब डेसिमल विस्थापित करने में हमेशा क्या है कि यदि डेसिमल को आप इस साइड में विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है, तो 10⁻⁻n से मल्टीप्लाई करो, और यदि इस साइड में विस्थापित कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसको 10⁻n से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, आपका डेसिमल जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, 2499.347, ठीक है, या हाँ चलो ये एक संख्या है ना।
अब इस संख्या को आपको वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना है, और जब वैज्ञानिक संकेतन में प्रदर्शित करना है तो आपको इस डेसिमल को कहाँ लाना होगा, यहाँ लाना होगा। ठीक है, जब डेसिमल यहाँ लाएंगे तो कितने अंकों पे लाए, 1 2 3। ठीक है, तो यानी 10 टू दी पावर 3 इसमें क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगी 2.499347 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 3 ये। ठीक है, तो ये इसका वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हो गया। ठीक है, इसी तरह यदि हम किसी के अंदर डेसिमल को राइट साइड में डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना, देखिए 0.0005794 जैसे ये है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको वैज्ञानिक संकेतन में इसको लिखना है, तो ये जो डेसिमल है आपका, इस डेसिमल को आपको इस जगह डिस्प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि n जो कैपिटल N है वो आपके पास जो है 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसको जब इधर करेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5.794 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -4। 4 अंकों पे गया है और किधर लगाना पड़ेगा हमको, माइनस में लगाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, -4। इधर आया था इसलिए हमने पावर क्या लगाई थी, 3 अंकों पे आया था तो 10 टू दी पावर 3 लगाई थी प्लस का 3। और जब उधर जाएंगे उधर डिस्प्लेस करेंगे हम, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके डेसिमल को डिस्प्लेस करने का तरीका है। इस तरीके से आप डेसिमल को डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि इसमें आपको डेसिमल को तो डिस्प्लेस करना ही होगा, तभी आप वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इसको लिख सकते हैं, है ना। अब इसके अंदर हम आगे अगला वाला जो हमारा होगा क्लास, उसके अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि वैज्ञानिक संकेतन में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइडेड कैसे करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन में कोई संख्या है उसको कैसे लिखेंगे, कैसे लाएंगे, और इसके अलावा जोड़ घटाव किस तरह से करेंगे। इन चीज़ों को हम इसके अंदर अगला जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आप इसको देखेंगे।